स्त्री को सता करके कोई पुरुष सुखी नहीं रह सकता। जहाँ पर स्त्री अपनी पूरी संभावना को हासिल नहीं कर पा रही, वो पूरा घर ही डूबेगा और वो पूरा राष्ट्र ही डूबेगा। इसी से मुझे एक आंकड़ा याद आता है जी। हम इन दिनों इतनी बात करते हैं कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम बात करते हैं कि सामरिक तल पर हमें चीन का मुकाबला करना है। मैं बताता हूँ कि चीन का मुकाबला करना हमें बहुत मुश्किल क्यों पड़ने वाला है। चीन में 60% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, 60% से ज़्यादा। भारत में 30% से कम। तो आप कर लीजिए चीन का मुकाबला। बातें होती रहती हैं सर्कल में कि एक बार ब्रेक ले लिया मैटरनिटी में, साल 2 साल का, उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या बोलें, हमने 2 साल क्या किया। तो माँ को इसमें ध्यान तो देना पड़ेगा। उसके लिए अगर प्लानिंग की, योजना की ज़रूरत हो तो वो भी माँ को करनी पड़ेगी, बच्चे की ही खातिर। अन्यथा बच्चे को जन्म दे दिया और जन्म देने के कारण माँ ने अपना काम छोड़ दिया, जीवन में कुछ सार्थक लक्ष्य था, कर्म था, वो सब त्याग दिया, तो इसका तो दुष्प्रभाव सीधे सीधे बच्चे पर ही पड़ेगा। देखिए, हम खरी खरी बात कर रहे हैं, खुद को धोखे में रखना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। जो तथ्य हैं ज़मीनी, उन्हें स्वीकारना चाहिए। आजकल धर्मगुरु हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को टेक्नोलॉजी से दूर कर दो। 2 चीज़ें हैं आज के दौर में जो महिला की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक मोबाइल और एक मोबिलिटी। मेरे पास डेटा है 2021 का, जिसमें फार्मर सुसाइड 10,000 कुछ हुए थे। 2021 में जो महिलाओं ने आत्महत्या की थी उसके आंकड़े हैं 45,000 से ज़्यादा। 10,000 फार्मर्स और 45,000 से ज़्यादा महिलाएं। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि हम इन आंकड़ों के प्रति अंधे कैसे हो लेते हैं। हम में ये कैसे गजब की क्षमता आ गई सच को झुठलाने की, जो प्रत्यक्ष है उसको भी अनदेखा करने की। ये बड़ी गजब की क्षमता हमने विकसित करी है। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि ये भी कहीं ना कहीं पुरुषों में डर अब हाल फिलहाल कुछ सालों में आ गया है कि अगर ये बाहर नौकरी करने जाएंगी, कमाने जाएंगी, कहीं इनका चक्कर ना चल जाए, इनफिडिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा और जो भी तुम्हारी बहन है, बेटी है, पत्नी है, उसका रिश्ता है ही सिर्फ तभी तक जब तक तुमने उसको कैद करके रखा है। माने तुम खुद भी जानते हो कि तुम उस महिला के लायक नहीं हो। जिस दिन उस महिला को कोई और विकल्प मिल गया, वो उड़ जाएगी। तो इसीलिए तुम कहते हो कि इसको कोई और विकल्प मिलने ही मत दो। जहाँ पुरुषों की सोच जितनी दकियानुसी होती है, वो राष्ट्र उतना डूबता जाता है। तो देखिए पाकिस्तान कितना डूब गया है, क्योंकि वहाँ दकियानुसी सोच है पुरुषों की। पैटर्निटी लीव विदेशों में तो है, और अब ये भी बात होती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में खासकर ये चीज़ डर रहती है कि लीडरशिप रोल में इसमें महिलाओं को एक और चीज़ का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि बातें होती रहती हैं सर्कल में कि एक बार ब्रेक ले लिया मैटरनिटी में, साल 2 साल का, उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या बोलें, हमने 2 साल क्या किया, हमारे करियर में तो ब्रेक लग गया। क्योंकि ये तो कोई नहीं मानता, भले आप कितनी प्यारी प्यारी बातें कर लें कि नहीं हमने घर देखा, हमने अपने बच्चे पे काम किया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इससे क्या हो रहा है आचार्य जी, महिलाएं प्रेगनेंसी डीले करने लग गई हैं। ना हो या हो तो मैं फलाने टाइम पे प्लान्ड, जो कि प्लान्ड वर्ड का इस्तेमाल, प्लान्ड प्रेगनेंसी होने लग गई है। फिर ये कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है कि भाई मैं ही नौकरी क्यों छोड़ूं, मैं ही 6 महीने, आप चले जाते हो, मैं तो बच्चे के साथ रात भर जगती हूँ। शादी के बाद ये बड़ी समस्या हो जाती है। करियर कैसे बैलेंस करूं, घर कैसे बैलेंस करूं। मैं इस बात को बिल्कुल उल्टे छोर से पकड़ता हूँ। ये सारी जो बात हो रही है जी, ये उस बच्चे की हो रही है जो अब अस्तित्व में आएगा। मैं उसके हित से शुरुआत करूं जी। बच्चा पैदा होगा, सिर्फ पैदा होना तो काफ़ी नहीं होता। पशु बच्चे पैदा कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, वो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है। पशुओं में माँ का काम बस यही होता है कि वो उसको दूध और थोड़ा पोषण कुछ समय तक सुरक्षा दे देती है, उसके बाद बच्चा अपने आप बड़ा होता रहता है। लेकिन मनुष्य का जो बच्चा होता है उसे 1-1.5 दशक का कम से कम संरक्षण चाहिए ना। बिल्कुल। हमारा तो बच्चा चलना भी शुरू करता है तो उसको सालों लग जाते हैं, और गाय के बच्चा पैदा होता है थोड़ी देर में अपना उठ के भाग जाता है जी। तो इतने सालों तक उस बच्चे को हमें सिखाना पड़ेगा। सिखाने वालों में अग्रणी माँ होती है।
माने बच्चे की ज़िंदगी कैसे बनेगी ये माँ की क्षमता पर, कौशल पर, कैलिबर पर निर्भर करता है ना। मान रहे जी। माँ ही अगर गड़बड़ हो गई तो बच्चा बर्बाद, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है। तो बच्चे की खातिर माँ को ऐसा बनना पड़ेगा कि आदर्श की तरह खड़ी हो सके। माँ अगर आश्रित होकर के घर में बैठ गई तो बताइए अब उसे दुनिया क्या अनुभव मिलेगा, वो बच्चे को क्या सिखा पाएगी। और टेक्नोलॉजी का एज है जहाँ बच्चा तो दुनिया के बारे में 10 बातें सीख रहा है, जान रहा है और बाहर निकलना भी शुरू कर देगा। माँ अगर घर में ही किसी भी वजह से कैद हो गई तो बच्चे का भी विकास नहीं हो पाएगा ना। इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं माँ अगर घर में आ गई है सब छोड़ छाड़ के तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अब वो फुल टाइम बच्चे की देखभाल करेगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है और वो बहुत गड़बड़ है। दूसरा पक्ष ये है कि जब माँ को ही जीवन का ना कोई अनुभव है, ना ज्ञान है, ना कौशल है, ना एक्सपोजर है, तो वो बच्चे को क्या सिखाएगी। और बच्चे को सिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य का बच्चा बहुत सीखता है तब जाकर के मनुष्य कहलाता है। वो सीखे बिना मनुष्य नहीं कहला सकता। माँ कैसे सिखाएगी। तो माँ को इसमें ध्यान तो देना पड़ेगा। उसके लिए अगर प्लानिंग की, योजना की ज़रूरत हो तो वो भी माँ को करनी पड़ेगी, बच्चे की ही खातिर। अन्यथा बच्चे को जन्म दे दिया और जन्म देने के कारण माँ ने अपना काम छोड़ दिया, जीवन में कुछ सार्थक लक्ष्य था, कर्म था, वो सब त्याग दिया, तो इसका तो दुष्प्रभाव सीधे सीधे बच्चे पर ही पड़ेगा। तो माँ को अगर ये पता होगा कि काम और बच्चे के प्रति प्रेम ये दोनों साथ साथ चलने हैं, बच्चे को भी मैं सही पालन पोषण परवरिश तभी दे पाऊंगी जब मेरा काम सही चल रहा होगा। तो माँ उसमें इस तरह से एक समीकरण, संतुलन बैठाएगी कि बच्चा भी आ जाए और काम भी न छूटे। और इसमें जाहिर है कि जो फिर नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है उसकी, और जो पिता है बच्चे का उसकी, दोनों की बड़ी भूमिका रहेगी। एम्प्लॉयर को ऐसी स्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी कि महिला घर से भी कुछ काम कर सके जी, जो कि अब होने भी लगा है। कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम ने दुनिया भर में गति पकड़ी है जी। और पिता को भी ये कहना होगा कि देखो भाई, जब संतान दोनों ने मिलकर पैदा करी है तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं तो अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर, अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ और पत्नी अब बस घर में पड़ी है और वो एकदम बस एक जीव की देखभाल कर रही है। देखभाल माने उसको पालन पोषण, फीड, उसकी साफ सफाई, वो दिन भर यही कर रही है। और देखिए ये अपने आप में कोई हम कितना भी भावुक हो लें, भावना अपनी जगह है, यथार्थ अपनी जगह है। आप साल 2 साल सिर्फ बच्चे की देखभाल कर रहे हो, ठीक है, उसमें ममता को संतुष्टि मिलती है, लेकिन उससे आपका कोई आंतरिक विकास तो नहीं हो जाता। अगर बच्चे की देखभाल करने से आंतरिक विकास होता तो वो जो ग्रामीण क्षेत्रों की पुरानी महिलाएं रही हैं जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करती थीं, वो तो बिल्कुल फिर देवियां हो गई होती ना। उनमें तो ऐसी क्षमता आ गई होती कि वो देश की प्रधानमंत्री बन जाए। वो काम आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है। बच्चे की देखभाल माँ नहीं करे तो कौन करे, तो करना तो पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसमें ऊंच नीच का मसला क्या है पूरा। तो बच्चे की देखभाल भी करनी है, बच्चे को बड़ा करके उसे एक सशक्त इंसान भी बनाना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है कि अगर हम ही डूब गए तो बच्चे को फिर कौन बचाएगा। तो खुद भी डूब नहीं जाना है बच्चे के मारे। तो ये हमें देखना पड़ेगा। मेरे अनुभव में जहाँ तक रहा है, अगर महिला अपने काम को समर्पित है, उसने काम ही ऐसा चुना है कि दिल लगता है उसका, उसने काम को बहुत हृदय से स्वीकार करा है और सृजनात्मकता है उसके काम में, महिलाएं बड़ी एबल परफॉर्मर्स होती हैं। एक बार उनका मन लग गया ना, उनको उनके अनुसार काम मिल गया, बड़ा अच्छा योगदान करती हैं। और जब ऐसा करती हैं तो उनके जो नियोक्ता होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं इसे खोना नहीं चाहता, ठीक है अभी इसको मातृत्व के लिए छुट्टी चाहिए, वो भी कुछ फिर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ठीक है 3 महीने की छुट्टी, उसके बाद घर से ही कुछ काम करना शुरू कर दो और फिर उसके कुछ महीनों बाद वापस आओ। और जो थोड़ी और संवेदनशील कंपनियां होती हैं
वो ये भी करते हैं कि वो वर्क प्लेस पर ही मैटरनिटी का, क्रेश वगैरह का, बच्चे की देखभाल का कुछ व्यवस्था भी कर देते हैं। कहते हैं आप बच्चा यहीं पर लेकर के आ जाओ, ठीक है, कुछ देर के लिए उसको कोई और देख लेगा, संभाल लेगा, उसके लिए वो कमरा भी रखते हैं, कुछ व्यवस्था रखते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं और ये बहुत नाजुक मुद्दा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मातृत्व तो एक स्त्री के जीवन में आता ही तभी है जो उसके कैरियर के भी सबसे संवेदनशील वर्ष होते हैं। तो इसमें तो एकदम उसको रस्सी पर चलना होगा और संतुलन करके। और एक मैं और निवेदन किया करता हूँ, ये जो 800 करोड़ की हमारी दुनिया की आबादी हो गई है और 150 करोड़ की भारत की हो रही है, कम से कम पढ़ी लिखी महिलाओं को तो ये समझना चाहिए कि शायद एक बच्चा पर्याप्त है। आप 3 या 4 बार अगर गर्भिणी हो जाओगे तो फिर कोई कैसे मदद करेगा आपकी कैरियर संभालने में? बहुत सुंदर बात कही आपने। और जब एक पुरुष ये बातें इतनी संवेदनशीलता के साथ बोलता है तो जो समाज में जितने पुरुष वर्ग हैं उसको बहुत आसानी हो जाती है समझाने में कोई भी बात। आचार्य जी, पुरुष को अपने स्वार्थ के नाते ही सही ये बातें समझनी पड़ेंगी जी, क्योंकि रहना तो उसे महिला के साथ ही है, पैदा भी वो स्त्री से होता है, जीवन भी वो स्त्री के साथ बिताता है, ख्याल भी उसके मन में स्त्रियों के ही चलते रहते हैं। जितना एक पुरुष स्त्री के बारे में सोचता है, पुरुषों के बारे में वो 1/4 ही ना सोचता हो। प्रकृति को ही इसीलिए स्त्रीलिंग में हमने संबोधित करा। वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। तो पुरुष को अपनी ही भलाई के लिए स्त्रियों के साथ सुंदर, सहज, स्वस्थ संबंध बनाने पड़ेंगे। जिस घर में स्त्री दमित है, पीड़ित है, उस घर में पुरुष की भी बहुत बुरी हालत रहेगी। स्त्री को सता करके कोई पुरुष सुखी नहीं रह सकता। जहाँ पर स्त्री अपनी पूरी संभावना को हासिल नहीं कर पा रही, वो पूरा घर ही डूबेगा और वो पूरा राष्ट्र ही डूबेगा। इसी से मुझे एक आंकड़ा याद आता है जी। हम इन दिनों इतनी बात करते हैं कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम बात करते हैं कि सामरिक तल पर हमें चीन का मुकाबला करना है। मैं बताता हूं कि चीन का मुकाबला करना हमें बहुत मुश्किल क्यों पड़ने वाला है। चीन में 60% से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेकर चल रही हैं, ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। 60% से ज्यादा, भारत में 30% से कम। तो आप कर लीजिए चीन का मुकाबला। चीन का मुकाबला हमने बस एक आंकड़े पर करा है, आबादी। हम चीन से आगे निकल गए। नहीं तो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो चीन का 1/5। सामरिक मोर्चों पर चीन से यदि मुकाबला हो जाए तो हम बस यही चाहेंगे कि एक लोकलाइज्ड कन्फ्लिक्ट रहे, पूरी ना फैले। देखिए, हम खरी खरी बात कर रहे हैं। खुद को धोखे में रखना कोई अच्छी चीज नहीं होती। जो तथ्य हैं जमीनी, उन्हें स्वीकारना चाहिए। तो जो राष्ट्र अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो राष्ट्र ही कैसे दूसरे राष्ट्रों का मुकाबला करेगा? हमें नहीं समझ में आ रही बात। और हमारी जो लोक बुद्धि है, ये जो जनसाधारण, मालूम है क्या बोलते हैं? बोलते हैं भारत में बेरोजगारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सब लड़कियां निकल करके काम करने आ गई। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है बड़े, उन्होंने भी अभी यही बात बोली। बोले कि जब से, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे थे, बोले कि पाकिस्तान में जब से महिलाओं ने काम करना शुरू करा तभी से पाकिस्तान डूब गया। जहां पुरुषों की सोच जितनी दकियानूसी होती है वो राष्ट्र उतना डूबता जाता है। तो देखिए पाकिस्तान कितना डूब गया है, क्योंकि वहां दकियानूसी सोच है पुरुषों की। चीन की भी बात करी, अब मैं अमेरिका का बताता हूं। अमेरिका की आबादी में वर्कफोर्स कितने प्रतिशत महिलाओं की है, ये आप थोड़ा देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अमेरिका के आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उतना दुनिया भर में कहीं नहीं है। और अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस हैं जो दुनिया में अजेय हैं, जिनसे जीता नहीं जा सकता। और वहां जितनी महिलाएं हैं उतनी कहीं नहीं है। ओलंपिक्स में अमेरिका के जो पदक आते हैं, ओलंपिक्स में अमेरिका हमेशा नंबर 1 पे रहता है, 1 आध साल छोड़ के। आपको ताज्जुब होगा, ज्यादातर पदक उनके 50% से ज्यादा पदक उनके महिलाएं जीतती हैं।
अमेरिका ओलंपिक्स में राज करता है अपनी महिलाओं की वजह से। जो राष्ट्र अपनी महिलाओं को जितना बढ़ाएगा वो दुनिया पर उतना छाएगा। भारत को अपनी महिलाओं को दबा कर रखना है तो भारत एक राष्ट्र के तौर पे भी फिर दबा हुआ ही रहेगा। ये हमको नहीं समझ में आ रही बात। आंकड़ों की बात करूं तो एक और ख़ास बात है, जनरल पब्लिक ये सोचती है कि अगर विमेन, एक औरत या एक महिला अगर ड्राइविंग सीट पे बैठी है, ड्राइवर सीट पे बैठी हुई है, वो ड्राइव करे तो लोग बड़े घबरा जाते हैं, अरे ये गलत टर्न ले लिया या ये ड्राइविंग महिला करे। लेकिन एक आंकड़े हैं मेरे पास कि जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है उसने 2022 के ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें लिखा है कि 96.3% मेल और 3.7% फीमेल्स, जो मरने का आंकड़ा है ड्राइवर्स में, 96.3% मेल्स मरे हैं सड़क हादसों में गाड़ी चलाते वक्त। आप जैसे ये बोलेंगी वैसे ही बहुत सारे पुरुष खट से एक कुतर्क देने वाले हैं। वो कहेंगे कि 97% मेल इसलिए चले हैं क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं, बाकी महिलाएं गाड़ी चलाती हैं। तो इसीलिए मैंने इन आंकड़ों से आगे जा करके आंकड़े निकलवाए हैं, जिसमें यह है कि अगर एक महिला गाड़ी चला रही हो और एक पुरुष गाड़ी चला रही हो तो भारत में और विश्व भर में पुरुष द्वारा दुर्घटना करने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है। ये वो आंकड़ा है जिसका किसी पुरुष के पास कोई जवाब नहीं होगा। एक महिला गाड़ी चला रही है और एक पुरुष गाड़ी चला रही है तो दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना तभी है जब पुरुष चला रहा है। लेकिन हमारी वही पुरानी सड़ी सोच, महिला गाड़ी चलाती है तो उस पर हम 100 तरह के ताने कसते हैं। हम उसका कानूनी अधिकार तो छीन नहीं सकते गाड़ी चलाने का, तो कुछ नहीं करते, पर उसका मजाक उड़ा देंगे, हॉर्न मारेंगे खूब। वो नियम कायदों का पालन करेगी तो कहेंगे देखो कैसी बेवकूफ़ है, रेड लाइट पे रुक गई। कोई भी नहीं है यहाँ रेड लाइट पे तब भी रुकी हुई है। जहाँ पर 80 की गति सीमा होगी वहाँ अगर वो 70 पर चल रही है तो हम कहेंगे देखा गाड़ी चलानी नहीं आती इसलिए धीरे धीरे चला रही है। और आपको गाड़ी चलानी कब आती है? जब 80 की लिमिट हो और आप 120 पे चलाएं तो आप कहते हैं ये बड़ा बढ़िया धुरंधर, क्या बोलते हैं, हेवी ड्राइवर है, हेवी ड्राइवर है। अब वो हेवी ड्राइवर नहीं होती हैं तो उनकी बुद्धि होती है, वो नहीं मूर्खताएं करती हैं जिसमें उनकी जान जाए, तो उनको कह देंगे कि पापा की परी है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो ये सब होता रहता है। व्यक्तिगत तौर पे देखिए, गाड़ी की स्टीयरिंग किसी महिला को देना मुझे हमेशा ज़्यादा सुरक्षित रहा है। मेरी बहन थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लौट रहे थे उत्तरांचल से, पहाड़ों से। मेरी गाड़ी थी और रात का समय, मुझे नींद आ रही है और मेरी गाड़ी थी जो उसने कभी पहले चलाई भी नहीं थी, छोटी है। मैंने उसको दे दिया, कहा तुम चलाओ, मैं सो गया। किसी महिला के हाथ में स्टीयरिंग देना मेरे लिए तो ज़्यादा राहत की बात होती है। मुझे पता है ये एक्सीडेंट करेगी भी तो 60-80 की स्पीड पे करेगी, और ये इतनी मूर्ख है नहीं कि इसको टेस्टोस्टेरोन का एक आवेग आए और ये कहे कि सामने वाले ट्रक के ऊपर से कुदा के निकालना है। ये इस तरीके के जो उन्माद होते हैं वो पुरुषों में ही आते हैं। महिला देखेगी ट्रक है तो भाई पीछे ही रुक जाएगी। तो यहाँ संस्था में भी लड़कियां हैं, बाहर वार कहीं जाना होता है तो तुम ही चलाओ, मैं बगल में अपना आराम से थका हूँ, सीट बेल्ट बांधी, पीछे करा, सो गया। वो अपना पहुँचा देती हैं, बहुत बढ़िया है। फ्लाइट्स में कितनी बार लेडीज़ रहती हैं, पायलट। मैं कहता हूँ ये ठीक है, आराम से पहुंचा देंगी। शराब पी के थोड़ी चला रही होगी वो। पुरुषों के जो पुरुष पायलट होते हैं, कितने ऐसे मामले आते हैं, वो शराब पी कर आ गया। कई बार पायलट को पायलट आपस में घूंसेबाजी कर लिए। महिलाओं को लेकर नहीं तो मामले आते हैं कि वो पुरुष को घूंसे मार रही है कॉकपिट में। तो ये सब भी जो मजाक उड़ाया जाता है या चुटकुले बनते हैं महिलाओं को लेकर के, ये ऐसे ही नहीं है। इनके पीछे भी एक तरह की सबकॉन्शियस साजिश है। वही जो पुरानी व्यवस्था है उसको कायम रखने की, उसको और तेजी से वापस ले आ देने की। आजकल धर्मगुरु हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को टेक्नोलॉजी से दूर कर दो। दो चीज़ें हैं आज के दौर में जो महिला की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक मोबाइल और एक मोबिलिटी। मोबाइल माने ये जो आपके हाथ में है, और मोबिलिटी माने गाड़ी। थोड़ा भी पैसा अपने पास आए तो मोबाइल खरीदना चाहिए, और थोड़ा सा और आ जाए तो कम से कम एक स्कूटी ले लेनी चाहिए।
और जितने ये धर्म गुरु हैं ये सब इसी में है कि लड़की के हाथ में मोबाइल मत आने देना, उसको बाहर की हवा लग जाएगी। और गाड़ी चला रही हो तो दुनिया उसको फिर ताने मारती है कि गाड़ी चला रही है, देखो ऐसा है वैसा है। अरे आंटी जी ऐसे नहीं चलाते भाई। आंटी जी जब 38 की हो गई तब उसको पहली बार गाड़ी चलाने को मिली है, तो शुरू में तो थोड़ा डगमग ही चलाएगी ना। तो उसकी सहायता करने की जगह तुम उसको ताने मार रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि तुमको गाड़ी मिल गई थी जब तुम 15 साल के थे। अभी वो पुणे में हुआ है ना कि वो 18 साल का है, उसने जा करके 2 को मार दिया। लड़के तो घर की गाड़ी लेकर भागने लग जाते हैं, 14, 15, 18 के होते हैं उसी उम्र में। लड़की को तो गाड़ी चलानी कोई पता नहीं कब नसीब होती है। हमारी जो गीता कम्युनिटी है उस पर अभी किसी ने एक वीडियो डाला कि एक माता जी हैं, वो 60-70 कितने ऊपर की होंगी, वो पुराने जैसा उन्होंने पहन रखा, घूंघट भी डाल रखा है, और वो उनको गाड़ी चलाना सिखा रहा है। बड़ा अच्छा लगा देख करके, वो इतना घूंघट डाल के गाड़ी चलाना सीख रही हैं। वो वीडियो आप शेयर करिएगा। अब उनको जब गाड़ी चलाने को ही स्टीयरिंग हाथ में ही पहली बार आ रहा है 65-70 में, तो कम से कम 1 आध साल तो लगेगा ना उन्हें आत्मविश्वास अपना जागृत करने में। तो शुरू में तो वो ऐसे ही डगमग ही चलाएंगी, धीरे धीरे आप उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दो तो और ना चलाएं फिर। तो ये हम कर रहे हैं और ये हम नहीं समझते कि ये चीज़ हमें ही भारी पड़ेगी। भाई आप बोलते हो पुरुष और स्त्री गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं, सारा वजन एक ही पहिए पे ले लोगे तो वो पहिया भी फट जाएगा ना। पुरुषों ने खुद अपना कितना नाश करा है ये कह के कि सब कुछ मैं ही करूंगा, सब कुछ तुम ही करोगे तो फिर मरो भी तुम ही। सारे हार्ट अटैक पुरुषों को ही होते हैं। कुछ जिम्मेदारी, कुछ अधिकार महिलाओं को भी दे दो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है पुरुषों। वो नहीं मानते। एक और डेटा है कि फार्मर सुसाइड से ज़्यादा, आचार्य जी, फीमेल सुसाइड, मेरे पास डेटा है 2021 का जिसमें फार्मर सुसाइड 10,000 कुछ हुए थे, और 2021 में जो महिलाओं ने आत्महत्या की थी उसके आंकड़े हैं 45,000 से ज़्यादा। 10,000 फार्मर्स और 45,000 से ज़्यादा महिलाएं। तो क्या करें? मतलब एक मुकाम आता है, एक बिंदु आता है जब सामने रास्ता नहीं होता, बस दीवार होती है। उसके पास कोई क्षमता होती, ज्ञान होता, पढ़ाई लिखाई की होती, तो कहती कि मैं अच्छा चलो ये सब छोड़ छाड़ के जा रही हूँ, मैं अपनी अलग जिंदगी जीऊंगी। लड़के घर से भाग जाते हैं कई बार काम करने के लिए। लड़कियां पहली बात तो भागती नहीं, और भागती भी हैं तो बस प्रेम प्रसंग में भागती हैं। लड़का जब कहीं फंस जाता है, वो कहता है घर का माहौल दूषित है, टॉक्सिक है, तो कई बार वो घर छोड़ देते हैं। पहले भी छोड़ते रहे, पहले तो हम कह देते थे सन्यासी हो गया लड़का, पर लड़कों के घर छोड़ने का रिवाज बहुत पुराना रहा है। लड़कियां तो 2 ही तरीके से घर छोड़ती हैं, कि या तो डोली उठ रही है, या आजकल थोड़ा ऐसा होने लग गया है कि फिल्में वगैरह ज्यादा देख ली, कुछ करा तो वो कहीं भग गई। पर स्वावलंबन के लिए, नया स्वतंत्र जीवन शुरू करने के लिए कौन सी लड़की घर से भागती है? कौन सी लड़की कहती है कि मैं पढ़ने के लिए घर छोड़ रही हूं? तो फिर वो जहां जब फंस जाती है वहां फंसी ही रहती है, चाहे वो पिता का घर हो। ज्यादातर तो पति के घर में होती हैं आत्महत्याएं। अब वहाँ वो फंस गई है, एक बिंदु आता है, उसके बाद नहीं झेला जाता तो फिर वो जान दे देती है। ये हो रहा है। देखिए ये सब हो रहा है, ये बातें जग जाहिर हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि हम इन आंकड़ों के प्रति अंधे कैसे हो लेते हैं। हम में ये कैसे गजब की क्षमता आ गई सच को झुठलाने की, जो प्रत्यक्ष है उसको भी अनदेखा करने की। ये बड़ी गजब की क्षमता हमने विकसित करी है, हम नहीं मानते। समाधान देखिए बिल्कुल वही है जो किसी भी मनुष्य के लिए है। नारी के लिए कोई अलग से अतिरिक्त विशिष्ट समाधान नहीं निकलेगा। किसी भी मनुष्य को शिक्षा चाहिए तो लड़की को भी चाहिए, किसी भी मनुष्य को पोषण चाहिए तो लड़की को भी चाहिए, किसी भी मनुष्य को अध्यात्म चाहिए तो लड़की को भी चाहिए, किसी भी मनुष्य को जीवन में सार्थक कर्म चाहिए तो लड़की को भी चाहिए, सृजनात्मकता पुरुष को चाहिए तो महिला को भी चाहिए। ये सब इंसान होने के तकाजे हैं, इसमें नारीवाद जैसी भी कोई बात नहीं। ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। हम ये कहते हैं क्या कि सांस पर पुरुष का अधिकार है? भाई सांस जैसे पुरुष लेता है, हम ये कहते हैं क्या कि पानी पर पुरुष का अधिकार है? वैसी महिला भी पीती। ठीक उसी तरीके से शिक्षा पर और विद्या पर, विद्या से मतलब मेरा क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। शिक्षा से मेरा मतलब क्या है कि ये जो पूरा भौतिक ज्ञान होता है जो हमारी यूनिवर्सिटीज में मिलता है, दोनों की जरूरत हर मनुष्य को है, माने पुरुषों स्त्रियों को बराबर है।
जब ये आ जाएगा तो आत्महत्याएं भी कम होंगी, घरों का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का माहौल भी सुधरेगा। अच्छा, इससे जुड़ी एक और बात है आचार्य जी, क्योंकि मोटिवेशनल बातें भी हम थोड़ा मोटिवेशन, क्योंकि सुसाइड के अलावा ऐसी भी जो महिलाएं रही हैं जो घर से भागी हैं ऐसे 0.001% ऐसी 2-4-5 महिलाएं हैं, और वो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप स्टार्ट किया, फिर बड़ी एंटरप्रेन्योर्स बन गई। क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकती हैं, किसी के हाथ में 500 रुपये, किसी के हाथ में 5,000 रुपये, किसी के हाथ में 10,000 रुपये, और उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है, तो क्या वो प्रेरणादायक उन तमाम हाउसवाइफ्स के लिए नहीं हो सकता? देखिए, हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना मेंटल कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। जो गुड लाइफ है, अच्छा जीवन, सुख, उसकी अवधारणा बदलनी पड़ेगी। सुख अगर आपका इसी बात में है कि आप अपना रसोई का काम कर लेते हो, घर का काम कर लेते हो, बिस्तर वगैरह ठीक कर देते हो और सब कुछ कर लिया और अपना बैठ जाते हो, दोपहर में टीवी देख लेते हो, आपने इसी को अगर सुख मान लिया, आपने अपनी इसी मान्यता को, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट को सच मान लिया, तो वो जो लड़की बाहर संघर्ष कर रही है, धूप में निकल रही है, आप उसको आदर्श नहीं मानोगे ना। यू वोंट लुक अप टू हर। आप कहोगे वो जो भी कर रही होगी मैं उससे बेहतर हूं पहले ही। वो धूप में इधर उधर घूम रही है, भाई आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, अपना बिजनेस करोगे, तो धूप में भटकना पड़ेगा, सड़कों की धूल खानी पड़ेगी। अब अगर स्त्री के लिए गुड लाइफ की छवि ही यही बन गई है कि साहब मेरी खाल पर धब्बा नहीं पड़ जाना चाहिए, और जो मेरा गोरा रंग है वो सांवला नहीं हो जाना चाहिए। आप ये अक्सर देखोगे कि जो वर्किंग वुमन होती है वो उतना अपनी खाल का और अपनी चीज़ों का ख्याल भी नहीं रख पाती, क्योंकि जो बढ़िया वाली नौकरियां होती हैं कॉर्पोरेट लाइफ जिम्मेदारी की, उसमें सुबह से लेकर शाम तक कुल मिला के 10-12 घंटे लग जाते हैं। आप तैयार होगे, जाओगे, फिर वहाँ से निपटाओगे, फिर घर आओगे, वो आने जाने में भी समय लगता है ये सब करने में। तो वहाँ पर कैसे समय मिलेगा कि वो अपना यहाँ पे क्यूकुम्बर और वो हल्दी और वो 100 तरह की जो चीज़ें होती हैं, ना तो वो टीवी देख कर गई है, ना वो रेसिपीज़ बनाएगी किचन में, ये सब नहीं करेगी। अब अगर आपने इसी बात को एक सुखी जीवन का पैमाना बना लिया है कि मुझको गॉसिप करने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि मैं ननद भौजाई वाला पूरा खेल खेल पा रही हूँ कि नहीं खेल पा रही हूँ, तो आप कहोगी कि वो जो जॉब करती है ना वो बेचारी अभागी है, उसका, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना कि उसका तो पति भिखारी निकला, इसलिए बेचारी को मजबूरी में जाके कहीं नौकरी करनी पड़ रही है। अच्छा, ये होता भी है। ये भी एक नई चीज़ पिछले 10 साल में देखने को मिल रही है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का, वो उच्च वर्ग में कम होता जा रहा है। माने जब घर में पैसा आ जाता है तो महिला काम करना बंद कर देती है। माने उसे काम से कोई प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ इसलिए काम करती है क्योंकि घर की कुछ आमदनी बढ़ जाए, और जब पति की आमदनी बढ़ गई तो उसने कहा मैं काम नहीं करूंगी। ये है ना घातक बात। और फिर जब ऐसा होता है तो फिर एम्प्लॉयर भी शक करता है। एम्प्लॉयर कहता है ये अभी काम करने सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी मजबूरी है। जिस दिन इसकी मजबूरी नहीं रहेगी उस दिन ये काम छोड़ देगी, और अगर ऐसा है तो मैं इसे जिम्मेदारी का कोई पद क्यों दूं, कभी भी भाग सकती है। तो सबसे पहले तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो बदलना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड लाइफ फॉर अ वुमन। हमने वुमन के लिए गुड लाइफ बना रखा है घर की देवी। ये देखिए गड़बड़ बात है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसी बात न तो हमारी समझ से सही है और न हमारे दर्शन ने कभी सुझाई है। आधुनिक सोच भी इस बात को नहीं मानेगी और प्राचीन दर्शन भी इस बात को नहीं मानता कि स्त्री को घर की देवी होना चाहिए। ये बात तो बस हमारी जो खिचड़ी संस्कार हैं उनसे कहीं से आ गई है, और वो थोड़ा हमको किनारे रखने पड़ेंगे अगर हम बेहतर होना चाहते हैं तो। ये बड़ा अहंकार रहता है बहुत सारी महिलाओं में जो घर में है। वो कहती हैं कि ये सब जो सड़क पे निकल रही है ना, अरे 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 बेचारी 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 देखो ना, ये तो अपनी स्किन केयर भी नहीं कर पाती ठीक से, इसको टाइम ही नहीं मिलता है जाकर के सैलून पे बैठने का। उसको नहीं मिलता है, सचमुच टाइम नहीं मिलता सैलून बैठने का। बेचारी बेचारी बेचारी, क्या बेचारी, वो जिंदगी बना रही है। और कुछ भी सार्थक करने के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, धूल और धूप
खाने पड़ते हैं। और एक बात और बोलता हूँ, महिलाओं की भी इज्जत पुरुष ज्यादा तभी करते हैं जब उन्हें संघर्ष करते देखते हैं, क्योंकि पुरुष स्वयं संघर्ष करता है ना, तो वो संघर्ष की अहमियत को समझता है। वो जानता है कि कुछ पाने के लिए, कुछ कमाने के लिए जब धूल पसीना एक किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो पुरुष महिला को भी सचमुच पूछिए तो दिल ही दिल में सम्मान तभी दे पाता है जब उसको मेहनत करते देखता है, और भले ही कह दे कि अपनी पत्नी को मुझे घर में ही रखना है, भाई उसके अपने कुछ प्रेजुडिसेस हैं, लेकिन असली इज्जत तो वो जो अपनी जो बॉस होती है ना, वहाँ वो उसको ही देता है, क्योंकि वो देखता है कि ये मुझसे ऊपर ही है, श्रम में, क्षमता में, ज्ञान में, तभी तो मेरी बॉस बनी है ना। करेक्ट, तभी मेरी बॉस बनी है। तो मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, आईपीएस अधिकारी हैं जी, महिला जी, और उनको उनके मातहतों से, पुलिस विभाग के, जितनी इज्जत मिलती है उतनी इज्जत वो मातहत जो पुरुष आईपीएस हैं उनको नहीं देते, क्योंकि उनको पता है, जबकि उनके जो नीचे वाले हैं ज़्यादातर की उम्र उनसे ज़्यादा है, वो सीधे आईपीएस बन गई थी, मुश्किल से 23-25 साल की थी, आईपीएस बन गई थी। और जो उनके सब अधीनस्थ हैं वो कोई 40-45 के हैं, कुछ 55 वाले भी हैं, लेकिन उनको पता है कि ये जो लड़की है ये बड़ी मेहनत से आई है, साधारण घर से आई है, और उसको जिसे वो सलाम ठोकते हैं ना, उसकी बात दूसरी रहती है, दिल से मानते हैं उनको, दिल से, और वो बात इज्जत से ज़्यादा की है, वो एक तरह का स्नेह हो जाता है फिर। तो ये बात समझनी पड़ेगी हमको कि बाहर निकलना कोई विकल्प नहीं है। जो बाहर नहीं निकल रहा है वो जीवन से ही चूक रहा है। जो महिला कह रही है कि मैंने सुविधा के लिए, आराम के लिए घर की 4 दीवारें चुन ली हैं, उसने सुविधा और आराम नहीं चुना है, उसने 4 दीवारों में कैद चुन ली है। आज़ादी स्वभाव है, यही तो हमारा षड दर्शन में सिखाता है ना कि मुक्त ही जीवन का लक्ष्य है। जब मुक्त ही जीवन का लक्ष्य है तो आपने इन 4 दीवारों के भीतर रहना स्वीकार कैसे कर लिया? पूरी भगवत गीता क्या बता रही है? पार्थ, संघर्ष करो, लड़ो, छुप के दब के रहने का, सुरक्षित जीवन जीने का संदेश थोड़ी दे रही है। कह रही घाव सहो, घाव बर्दाश्त करो। वास्तविक सौंदर्य त्वचा का नहीं होता, मांस का नहीं होता, वास्तविक सौंदर्य होता है जब आप संघर्ष करते हो, और जो एक संघर्षशील चेहरा होता है उस पर जो तेज होता है, जो नूर होता है, वो असली चीज होती है। तो महिलाओं को अपने सौंदर्य की भी परिभाषा थोड़ी बदलनी पड़ेगी। आप सुंदर ऐसे नहीं हो जाते कि चिकने हो, मुलायम हो, गोरे हो, या बाकी जो चाहते हैं साफ सुथरे हो। झांसी की रानी लगती हैं सुंदर, और कब सुंदर लगती हैं? हाथ में तलवार है तब सुंदर लगती हैं। आप संघर्ष कर रहे होते हो, उस संघर्ष में सौंदर्य होता है। और ये जो सांस्कृतिक बदलाव है वो हमें चाहिए। वो सांस्कृतिक बदलाव लाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है दर्शन और अध्यात्म। आचार्य जी, एक और चीज़ है कि ये भी कहीं ना कहीं पुरुषों में डर अब हाल फिलहाल कुछ सालों में आ गया है कि अगर ये बाहर नौकरी करने जाएंगी, कमाने जाएंगी, कहीं इनका चक्कर ना चल जाए, इनफिडिलिटी, कई ऐसा, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर उठा के देखें आए दिन ऐसे कई सारे किस्से हमारे सामने आते हैं। कई अलग अलग फ्रेटर्निटी से ये किस्से हमारे सामने आए हैं, कहीं स्पोर्ट्स हो गया, कहीं लिटरेचर हो गया, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके चलते पुरुषों में एक डर, एक भय पैदा हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये कितना कमज़ोर आदमी होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा और जो भी तुम्हारी बहन है, बेटी है, पत्नी है, उसका रिश्ता है ही सिर्फ तभी तक जब तक तुमने उसको कैद करके रखा है। माने तुम खुद भी जानते हो कि तुम उस महिला के लायक नहीं हो। जिस दिन उस महिला को कोई और विकल्प मिल गया वो उड़ जाएगी। तो इसीलिए तुम कहते हो कि इसको कोई और विकल्प मिलने ही मत दो। इससे तो ये पता चलता है कि इस पुरुष में भी आत्मविश्वास की और खुददारी की, कुव्वत की, क्षमता की, पौरुष की कितनी कमी है। जिस पुरुष को ये डर लगता हो कि मेरी स्त्री ने किसी और से बात कर ली तो कहीं उस दूसरे पुरुष के साथ न चली जाए, वो पुरुष है क्या?
आपको भरोसा है, ना आपको अपनी पत्नी पर या बेटी पर भरोसा है, और ना आपको अपने पुरुषार्थ पर, अपनी क्षमता पर, अपने मूल्य पर कोई भरोसा है। आप तो अपनी नजरों में गिरे हुए आदमी हो कि अगर मेरी पत्नी को एक्सपोजर मिल गया, अनुभव मिल गया, उसने 2-4 और पुरुषों से बात कर ली, तो जानती है कि उसका पति इतना गिरा हुआ है कि झट से किसी और पुरुष को चुन लेगी। तो फिर अगर वो नहीं भी चुन रही है तो तुम्हारा ये गृहस्थ दाम्पत्य जीवन वैसे भी बेकार है, नर्क है। 2 लोग साथ रहते हैं इसलिए थोड़ी कि एक दूसरे को जंजीरों में बांधना है। 2 लोग इसलिए साथ रहते हैं कि प्रेम है। 2 लोग इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को इज्जत दे पाते हैं सचमुच। जिस रिश्ते में परस्पर इज्जत ना हो वो रिश्ता तो पहले ही धराशायी है। वहां तो बस आपने एक लाश को बांध रखा है जिसके पास मुक्ति नहीं, वो जिंदा ही कहाँ है, वो तो मुर्दा पक्षी है, पिंजड़े में कैद कर रखा है। तो अपनी पत्नी की लाश को तुम पिंजड़े में कैद करके रखे हो, इसे दाम्पत्य जीवन थोड़ी ही बोलते हैं। बात तो तब है ना जब पति पत्नी या जो भी 2 लोग हैं, दोनों के पास पूरी आजादी है, सारे विकल्प हैं, और उन विकल्पों के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये रिश्ता हुआ स्वस्थ, सुंदर, कितना प्यारा रिश्ता है ये। दोनों के पास भरपूर आजादी है, भरपूर विकल्प है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमें ऐसे रिश्ते चाहिए। लेकिन क्या रीज़न है आचार्य जी जो आजकल इतनी ज़्यादा ये इनफिडेलिटी या एडल्टरी रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को विवाह ही गलत था, विवाह ही गलत था। 42 मेरा साइज है, 38 का मुझे पहना दिया जाए तो बाद में मुझे 46 भी मिलेगा तो मैं कहूंगा ले लूंगा। ये नहीं कि 46 सही है मेरे लिए, पर 38 में तो जान जा रही थी ना। 42 मेरी शर्ट का साइज है। मुझे 38 पहना दे और मेरी छाती उसमें दबी जा रही है, घुटी सांस ही नहीं ले पा रहा। तो जहां मुझे मौका मिलेगा, 46 मिल गया, मैं 46 पहन लूंगा। 46 भी गलत है, उसके कंधे यहां गिरेंगे। यही है, संबंधों की शुरुआत ही गलत हो रही है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, हम स्वयं को नहीं जानते, तो फिर हम ये भी नहीं जानते ना कि रिश्ता किससे बनाना है, किस आधार पर बनाना है। सब रिश्ते बन जाते हैं या तो परंपरा के आधार पर या दैहिक आकर्षण पर। परंपरा के आधार पर जो बनता है उसको हम आयोजित विवाह बोल देते हैं, अरेंज्ड मैरिज। दैहिक आकर्षण पर जो बन जाता है उसको हम प्रेम विवाह बोल देते हैं। ये दोनों ही आधार गलत हैं रिश्ता बनाने के। तो फिर रिश्ता बन जाता है, 1 आध साल चलता है, जब तक या तो रिश्ते में नैतिकता बची रहती है, नैतिकता के नाते कुछ दिन तक ढोते हैं दोनों लोग उस रिश्ते को, या जब तक देह का जादू रहता है तब तक रिश्ते को ढोया जाता है। उसके बाद दोनों इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहली बात ये थी कि वो रिश्ता ठीक था ही नहीं। मैं बहुत बार सुझाया करता हूँ, रिश्ते में आने से पहले थोड़ा स्वयं को जानो, थोड़ा जीवन को जानो, खूब पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद किसी रिश्ते में प्रवेश करो। और हमारे यहाँ तो 16 साल में ब्याह कर दो, 18 में ब्याह कर दो, 21 में ब्याह कर दो। 21 में भी वो बच्चा होता है। मैं कह रहा हूँ 25 भी जल्दी है ब्याह करने के लिए। अगर ब्याह का मतलब है एक लंबी दूरी का रिश्ता, तो 25 में तो अभी उसने क्या जाना, क्या देखा, उसको थोड़ा समझने दो। नहीं तो यही होगा कि आप उसको धकेल तो दोगे गृहस्थी में, पर वो गृहस्थी बहुत गड़बड़ चलेगी। बहुत ऐसे विषय रहे जिनके बारे में मैंने तैयारी भी नहीं की थी। मैंने सवाल मेरे कुछ और थे और मुझे लगता है आपसे आधे सवाल तो क्योंकि आपने खुद ही स्वयं ही उनके आंसर दे दिए, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ ऐसी जो हमारा कॉन्वर्सेशन था, इतना इंटरेस्टिंग आप बातें कह रहे थे, तो मुझे जितना लोगों से मिल करके जो चीज़ें पता चलती हैं, सिचुएशंस जिस तरीके की इस वक्त अभी हैं समाज में, जो बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने सवालों के रूप में प्रस्तुत कर दी, जिनका आपने इतनी खूबसूरती से, और मैं हमेशा ये चीज़ आपकी बहुत पसंद करती हूँ कि बहुत सिंपल भाषा में, मुझे बिल्कुल भारी नहीं लगी। जो भी चीज़ आपने बोली मुझे बिल्कुल इन एज मेनी वर्ड्स समझ में आ गई। देखिए, धर्म अध्यात्म इनका जो पूरा उद्देश्य होता है ना, वो होता ही यही है कि हमारी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो बेहतर हो पाए। लेकिन नासमझी के कारण हमने सोच लिया है कि धर्म का मतलब होता है अगले जन्म की तैयारी करना, या स्वर्ग लोक वगैरह का कुछ सोचना, या किसी आसमान पर कोई दिव्य शक्ति बैठी है उसको प्रसन्न करना। धर्म का संबंध सरोकार किसी अन्य लोक से, किसी अन्य जन्म से, यहाँ तक कि भविष्य से भी नहीं है। धर्म का, वास्तविक धर्म का
एकमात्र और अनिवार्य संबंध हमारी आज की जिंदगी को बेहतर बनाना है। धर्म शुरू होता है मनुष्य के दुख से। हम दुखी हैं, हम बंधन में हैं, हम अकुलाते हैं, हम छटपटाते हैं। वहाँ से खोज शुरू होती है कि मैं दुखी हूँ ही क्यों, मेरा दुख हटे, मेरी बेचैनियाँ हटे, मैं एक ज़्यादा अच्छा, भरपूर, स्वस्थ जीवन जी पाऊँ। यही धर्म है। तो मुझे जब भी बात करनी होगी तो मुझे अनिवार्यतः सरल भाषा में करनी पड़ेगी, अगर मुझे आज की समस्याओं को संबोधित करना है। नहीं तो फिर बाकी सब तो मम्बो जम्बो है, इधर उधर की बातें कर लो, उस लोक में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा लिखा है, उन सब बातों से कोई लाभ नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हमारा कॉन्वर्सेशन रहा और आपने अपना समय भी हमें दिया जागरण मंथन को। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।